नमस्ते साथियों, आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल को लाइक, फ्रेंडों के साथ शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आप सभी के बीच में लेके आता हूं बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज, एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज, जो कि 60 दिनों तक चलने वाला है। 2 दिनों से सेट इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि इसका सबका पीडीएफ तैयार करने में टाइम लग रहा था। आई होप कि आप लोग इस सीरीज़ को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और सारे क्वेश्चन को आप लोग रटते हुए चले जाइएगा फ्रेंड्स। और कोशिश करता हूँ आप लोग बहुत इसे एंजॉय करते हुए, अच्छे से समझते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। हर एक क्वेश्चन का तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा, कम ही समय के लिए 20 से 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो रहने वाला है। आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनते जाइए और पढ़ते जाइए। बस 30 सेकंड का वीडियो है, बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा। और आप सभी के बीच एक जगह अगर पीडीएफ जिसको भी चाहिए, एक जगह आप सभी को के द की ऑफ नॉलेज चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का। आप उस टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे टेलीग्राम का नाम है के द की ऑफ नॉलेज, द की ऑफ नॉलेज। तो आप वहाँ पे जाके इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे यहीं से आपको पीडीएफ सारा का सारा मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, आप सभी के बीच में लेके आया हूँ। देखिए पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न हम लोग का अंतरिम बजट से ही आ गया है। पूछा जा रहा है कि अंतरिम बजट के अनुसार कितने समान रेल डिब्बे को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। मतलब रेल डिब्बा है, उसको वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा कितने डिब्बे को। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 40,000 डब्बे को क्या किया जाएगा, वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। तो आप लोग सीधा याद रखिएगा 40,000 डब्बा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, देखिए क्या लिखा हुआ है। अगले 5 वर्षों में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने और मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया। वीवीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पीएम आवास योजना के तहत अगले 5 सालों में कितने मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 करोड़ मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ। और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है आप लोग को ये सीरीज, क्या इसमें और कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया। इसकी थीम क्या थी। थीम पूछा जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का सबको पता होगा। इसका थीम था ऑप्शन बी, वसुदेव कुटुंबकम। इसका थीम था किसका, जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, भारत में आयोजित हुआ है, 18वें नंबर का उसका थीम था वसुदेव कुटुंबकम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो वन वर्ल्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। कह रहा है यहाँ पे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, डॉक्टर दीप्यमान गांगुली को जो है इस बार के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। याद रखिएगा डॉक्टर दीप्यमान गांगुली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। लिखा हुआ यूएस ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले को कोको गॉफ ने किसे हराकर किताब अपने नाम किया। मतलब बहुत सारे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि यूएस ओपन ने किस महिला जो जीती है, कोको गॉफ तो जितबे की है, फिर किसको हरा के जीती है ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आरियाना सवालेंका को हरा के ये जो कोको गॉफ है यूएसए ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जीती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब पूछ रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, आपसे ये पूछा जा रहा है सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार किसे दिया गया है यूके संसद के द्वारा।
तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मायरा ग्रोवर को जो है इस बार का सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मायरा ग्रोवर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। कह रहा है कि किस देश में भारत की जो प्रवासी का मतलब आप लोग जो नहीं जानते हैं वो समझ लीजिए, प्रवासी का मतलब एक देश से, मतलब मान लीजिए भारत का जो लोग है वो दूसरे देश में जो बस जाता है उसको प्रवासी कहा जाता है, या दूसरे देश का इंसान भारत में आके बस जाएगा तो उसे भी प्रवासी कहेंगे। तो कह रहा है कि विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, यूएई में जो है भारत के लोगों की संख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का अधिकारी तौर पे नाम बदल दिया गया है। बताइए, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का जो नाम बदल दिया गया है इसका क्या नाम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। इसका नाम क्या लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। डी जो भी माने होंगे उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान कौन सा जिला है। कह रहा है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 का जो हुआ उसमें फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान किस जिला को मिला है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर को मिला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है, वायुयान एवं पक्षियों के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कैसा होता है, बराबर होता है या बहुत अधिक होता है या कम होता है। ये क्वेश्चन लॉजिकल बेस पे है, अगर आप लोग को थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा तो सॉल्व हो जाएगा, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। याद रखिएगा, जो वायुयान एवं पक्षी के मध्य जो टक्कर से जो वायुयान की तुलना में पक्षी का द्वारा अनुभव होने वाला जो बल होगा वो आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा, मतलब बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है, द्रव्यमान 400 किग्रा की बंदूकों के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड होता है तो इसका क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। जिसको बनाने के लिए आ रहा है वो तो इजी बना दीजिएगा। यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, अब इसको केजी मीटर पर सेकेंड में बदलना है। देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, संवेग की गणना एम भी होता है या नहीं होता है, m इंटू वी होता है। तो m इंटू वी क्या हो जाएगा, देखिए m कितना है 400 किग्रा है और v कितना है 0.22 मीटर है, 25 मीटर है। जब इसको नीचे जाएंगे तो ये 100 आएगा, ये कट जाएगा, कितना हुआ 25 चौका 100, ऊपर वाला किग्रा तो रहबे करेगा केजी, फिर उसके बाद मीटर पर सेकेंड है तो इसके साथ देखिए मीटर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, मिलाइए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, 12 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। तो जड़त्व की जो प्रत्यक्ष निर्भरता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए, जड़त्व जो निर्भरता करता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान, सीधा याद रखिएगा। चलिए आप लोग से एक प्रश्न है, किस न्यूटन के किस नियम के अनुसार जड़त्व का परिभाषा मिलता है, आप लोग का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होता है। पूछ रहा है किस उत्तोलक का जो है यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होता है। तो आपका आंसर सीधा हो जाएगा, जिसमें आयाम, आलम्ब और भार, आयास जो है आलम्ब और भार के बीच में हो, मतलब बीच में यहाँ पे क्या होना चाहिए, आयास होना चाहिए। ये बीच में देखिए क्या होना चाहिए, बीच में यहाँ पे आयास होना चाहिए, इधर आलम्ब होना चाहिए और इधर होना चाहिए भार, जिसको हम लोग वेट कहते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वांटम सिद्धांत, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जिसको सीधा याद होगा वो सीधा मारेंगे। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो क्वांटम सिद्धांत का पहला जो है ये सबको पता होगा, ऑप्शन ए, मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, एक अर्धचालक में विद्युत चालक होता है। बताइए, एक अर्धचालक में जो विद्युत चालक होता है क्या होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और हॉल दोनों द्वारा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते
चलते हैं, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सा राशि नहीं बदलती है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा राशि नहीं बदलती, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए ट्रांसफार्मर में जो है ये आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी सब के सब क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताइए कि जल सतह पर तेल की जो पतली परत होती है वो रंगीन क्यों दिखाई देती है, ये पूछा जा रहा है। तो हमेशा याद रखिए ये जो है व्यतिकरण के कारण ये रंगीन दिखाई देती है। आप लोग एक दो एग्जाम्पल बताइए, व्यतिकरण का एक दो एग्जाम्पल बताइए, अगर एक दो एग्जाम्पल जो आप लोग के माइंड में आता होगा जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या है। टाइलिन एंजाइम पूछा जा रहा है, तो टाइलिन एंजाइम सीधी सी बात है लार ग्रंथि से निकलती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाते हैं। जो लाइकेन जो होते हैं उसमें कवक और शैवाल के जो मध्य सहजीवी संबंध होते हैं उसको क्या कहा जाता है, याद रखिएगा हेलोटोमीज कहा जाता है। सीधा इस सब क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सीधा रट जाइएगा। कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध जो है वो क्या कहलाते हैं, हेलोटिज्म कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। सही इसमें से कौन नहीं है, देखिए पहला पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कोशिका का आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। ये कुछ कोशिकाओं में बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी शरीर ऊतकों में एक प्रकार की कोशिका, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ये गलत है। सभी के शरीर में ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका, बिल्कुल नहीं। हर एक जगह का अलग अलग कोशिका मतलब रूप जो होता है कोशिका का अलग अलग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाक्त नहीं होता है। विषाक्त पूछा जा रहा है, तो विषाक्त नहीं होता है तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए डीएनए या आरएनए की मौजूदगी तो होती है विषाणु में। उसके बाद परपोषी कोशिकाओं के भीतर प्रजनन करती है, बिल्कुल सही बात है। स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होती है, ये भी सही है। कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं, कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है। विषाणु में जो होता है वो इसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है। ट्रेकोमा सीधा याद रखिएगा जो डैश द्वारा होता है। बताइए ट्रेकोमा किसके द्वारा होता है, जो भी ऑप्शन बी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। जीवाणु के द्वारा ट्रेकोमा होता है आंख में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट देखिए कैसा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौन एक सही कथन नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। याद रखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जब भी सुनिएगा तो लिखा हुआ है टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन, बिल्कुल सही है। टमाटर में जो लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन से। सेब का लाल रंग का कारण होता है एंथोसायनिन होता है, बिल्कुल सही बात है, एंथोसायनिन होता है सेब में। लाल मिर्ची के लाल होने का कारण क्या है, कैप्सीन है, बिल्कुल ये भी सही है। पपीते में पीले रंग का कारण सोलेनम, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें से डी पपीता का पीला रंग सेलोलिन के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए एपीकल्चर मधुमक्खी पालन बिल्कुल सही है। पोमोलॉजी फलों की खेती बिल्कुल सही है। जेरेटोलॉजी वृद्ध व्यक्ति का अध्ययन, बिल्कुल ये भी सही है। इनमें से सभी के सभी ऑप्शन सही है, जो भी ऑप्शन डी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा प्यारा प्रश्न है। और आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को प्रश्न। और जो आप लोगों को एक चीज़ और ज़रूर बताना चाहूँगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको कॉपी में लिख लीजिए, उसको बार बार देखिए, कोशिश कीजिए वो प्रश्न फिर से आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, पोस्वा को कहते हैं फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्लोएम के बारे में जानते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे ढंग से। बताइए फ्लोएम का संबंध इनमें से किस कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। जो भी आंसर मारे होंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों का वहन करता है, बिल्कुल सही बात है। जो प्रकाश संश्लेषण जो उत्पाद करती है उसका वहन करते हैं। तो फ्लोएम से सुन रहे हैं ना, भोजन को पहुंचाया जाता है, जाइलम से जल को और मिनरल्स को पहुंचाया जाता है, ये सब याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है,
गुणसूत्र में क्रोमोटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का क्या नाम है? जो गुणसूत्र है वो जो है क्रोमेटिक्स जिस बिंदु पे गुणसूत्र में जो क्रोमेटिक्स होते हैं जिस बिंदु पे संलग्न एक साथ आते हैं उस बिंदु का नाम पूछा जा रहा है। तो याद रखिए सेंट्रोमियर उस बिंदु का नाम है। ऑप्शन डी, इसको सीधा कॉपी में नोट कर दीजिए, इसको रट जाइएगा। जो वहाँ पे क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पे एक साथ मिलते हैं या संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर नाम है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भ्रूण को एक विशेष उत्तक की सहयोग में माँ के रक्त से पोषक प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। जो माँ के रक्त से जो पोषक प्राप्त होता है वो किस उत्तक से कह रहा है, किस जगह से प्राप्त होता है? तो आप लोग जो भी मारे होंगे गर्भनाल बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो भी फ्रेंड्स नए आए हैं, जो भी हैं, इस चैनल को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके लाइक से हम लोग का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आगे मोटिवेशन बढ़ता है और आप लोग लाइक अवश्य करें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था संबंधित एम्बर्स बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? तो याद रखिएगा एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स जो है ये संबंधित है किससे फ्रेंड्स? WTO से संबंधित है। आप लोग को बताना है WTO की स्थापना कब हुई थी और इसका फुल फॉर्म भी बताना है आप लोगों को। फुल फॉर्म भी आप लोग को कमेंट में करके अवश्य बताना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? तारापोर, याद रखिए तारापोर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जो तारापोर समिति है, छाप लीजिएगा, रट जाइएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब के सब। तारातोप समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे? याद रखिए तारापोर जो समिति है उसका संबंध जो है मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से तारापोर समिति का संबंध है। सीधा रट जाइएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस समिति की सिफारिश पे भारतीय बीमा विनिमय और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा RN मल्होत्रा समिति के द्वारा। ऑप्शन सी, सीधा रट जाइएगा, इसको लिख लीजिएगा। तो RN मल्होत्रा समिति के द्वारा भारतीय बीमा विनिमय और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा इसी के RN मल्होत्रा समिति ही था जो कि भारतीय बीमा विनिमय और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाएं में परिवर्तन है? याद रखिए पूछा जा रहा है कि जो किस समिति का इसमें से संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाएं से परिवर्तन से है। तो याद रखिएगा इसका सीधा VD जो YV रेड्डी समिति जो है इसका जो संबंध है वो मुद्रा आपूर्ति की अवधारणाएं से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो सीधा याद रखिएगा अंत्योदय अन्न योजना को 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। सीधा रट जाइएगा फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा प्रश्न जो क्या होता है एग्जाम हॉल में सीधा का सीधा गलती करवाता है। तो याद रखिएगा अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन से धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो अम्ल से जो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है वो धातु है मैग्नीशियम। जो भी ऑप्शन ए मारे होंगे Mg जो है ये धातु को अम्ल से धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस को क्या करती है? विस्थापित करती है Mg। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौसादर और नमक के मिश्रण में नौसादर पृथक कर सकते हैं? बताइए नौसादर पृथक किस तरीके से किया जा सकता है? तो याद रखिए नौसादर जो है वो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा क्या किया जा सकता है? किसी भी मिश्रण से, मतलब नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को पृथक करने की जो विधि है वो ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है तो प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है सबको पता होना चाहिए। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन के आवेश तो निगेटिव होता है लेकिन प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जो होगा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो सीधा ये लैंग्वेज में दे दिया, इसीलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, ध्यान से इसको पढ़ना है, एकदम से आप लोग आंसर मार के आइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होते हैं? जो तुल्यांकी भार होते हैं, आणविक भार जो दोनों का समान होते हैं वो NaCl का होता है। तो इस सबको थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो देखते रहिएगा इस सबको ज़्यादा। जब NaCl आ जाएगा तो आप लोग मार दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। श्वेत प्रकाश फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? दीप्त का मतलब समझ जाइए, मतलब चमकता है। दीप्त का मतलब क्या होता है? चमकता है। किस कारण से जो है श्वेत जो फास्फोरस होता है अंधेरे में
चमकता है, किस कारण से? जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा मंद ऑक्सीकरण के कारण जो होता है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में भी क्या करता है? चमकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? मतलब कोई भी शुष्क सेल है उसका विद्युत का उत्पादन कैसे होगा, सबको पता होना चाहिए। याद रखिए रासायनिक ऊर्जा से होता है। याद रखिए रासायनिक ऊर्जा से होता है। जो उसमें क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। विद्युत जो सेल देखे ही होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये पूछा जा रहा है। इसमें से बताइए कौन सा युग्म सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड बिल्कुल नहीं, हॉर्न सिल्वर नहीं होता सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा बिल्कुल नहीं, ये गलत है। जिंक फॉस्फाइड, सिर्फ सी का सी आंसर सही है। सीधा याद रखिए जिंक फॉस्फाइड जो होता है वो चूहे का विष होता है। सी आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी फ्रेंड्स सी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही है। रट जाइएगा इसको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। और इस सब को भी आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे ध्यान से। इस सब को भी टोटल को लिख लीजिएगा, ठीक ना? इस सब का अगर हम बताने जाएंगे, अभी अगर आपको बता दिए, आपको 1 2 3 बस समझ में आएगा। अगर आप लोग ढूंढिएगा कम से कम 3 के बदले में 30 याद हो जाएगा आप लोगों को। इसीलिए आप लोग सर्च करके जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, नहीं पूछा जा रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 ईस्वी में बिल्कुल सही है। 1979 में जो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 बिल्कुल सही बात है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है इसको एजेंडा 21 कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्या? पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? +5 जो है 1997 में हुआ था, बिल्कुल सही है। कार्बन, ये भी सही है, ये भी सही है। अब बचेगा कौन? यही ना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। कार्बन व्यापक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं था। तो बताइए आप लोग कार्बन व्यापक किस प्रोटोकॉल के तहत था? चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्या था, क्या संबंधित था? याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग को प्रश्न इसलिए देते हैं कि आप लोग सर्च करें, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि ये टेस्ट है, समझ जाइए इतना सो। यहाँ पे आप टेस्ट दे रहे हो तो आप जल्दी से आप लोग कमेंट करके कमेंट में अवश्य बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, कब इसका मतलब इससे क्या, इसका क्या मतलब इससे क्या रिलेटेड है, इसका कब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, ये सब सारा का सारा कमेंट में अवश्य लिखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने जलवायु परिवर्तन को क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया है? तो किसने क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा, इसको सीधा रट जाइएगा। आइस कोर के द्वारा जो है ये क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन को का क्रायोजेनिक संकेत जो प्राप्त किया जाएगा वो किया जाएगा आइस कोर। फिर से सुनिए, आइस कोर के द्वारा जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाएगा। जो जलवायु परिवर्तन होता है हम लोग का, उसका क्लाइमेट चेंज का नाम सुने हैं ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये पूछा जा रहा है जल प्रदूषण जो है निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1974 ईस्वी में जो है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पॉलीथीन और थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बने होते हैं। बताइए पॉलीथीन और थैली जो है वो किसका बना हुआ होता है? तब तक आप लोग कमेंट में कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीमर का बना हुआ होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचकांक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा जो सूचकांक केंद्र है वो कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पूछा जा रहा है। तो याद रखिए ये मैनचेस्टर में किया गया है। तो आप लोग बताइएगा मैनचेस्टर है कहाँ पे? कमेंट करके जरूर बताइएगा मैनचेस्टर है कहाँ पे। अगर आप मैनचेस्टर ढूंढने के लिए जाइएगा तो आपको क्या चीज़, देश का नाम पता चलेगा। देश के साथ साथ आपको कॉन्टिनेंट का नाम पता चलेगा, मतलब जानते हैं ना महादेश, उसका नाम पता चलेगा। और वहाँ पर आप लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। इसीलिए आप लोग सर्च बढ़िए, थोड़ा सा रिसर्चर बनिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीधा रट जाइए, ये सब छोटा मोटा प्रश्न ही एग्जाम हॉल में गलती होता है, रट जाइए। जो पूछे कंप्यूटर साक्षरता सीधा निकलना चाहिए 2 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित? सीधा फेडरेशन कप, सीधा नाम से ही इससे प्रचलित होता है। फॉस है फेडरेशन, फॉस है फुटबॉल। तो याद रखिए फेडरेशन कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रिंसिपिया बचपन से पढ़े आ रहे होंगे। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक वो न्यूटन है। इसी में गति के तीनों नियम के बारे में
चर्चा किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार जो है वो कौन से हैं? खेल प्रशिक्षण में दिए जाने वाले पुरस्कार सबको पता होना, प्रशिक्षण कहा जा रहा है मतलब जो खेल जो मतलब वहाँ पे प्रशिक्षित किया जाता है, जो परीक्षण दिया जाता है खिलाड़ियों सबको, उसमें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? याद रखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इस बार का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, इस बार का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सीधा याद रखिएगा। ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और बता दीजिए ओपेक का स्थापना कब हुआ, ये चीज़ याद रखिएगा। हेडक्वार्टर तो आप लोग जान गए वियना में है, तो स्थापना कब हुआ ये बताइए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? जल्दी बताइए, गांधीवादी समाज का शीर्ष माना जाता है कि कौन चीज़? जल्दी बताइए आप लोग। तो याद रखिए, गांधीवादी जो था वो अहिंसा को ही शीर्ष माना जाता है। गांधीवादी अहिंसा ढंग से कुछ भी करते थे, हिंसा बिल्कुल नहीं, अहिंसा याद रखिएगा। जहाँ पे ये सब नज़र आए तो अहिंसा को ठोक के मारिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है, सीधा याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानडे। सब प्रश्न सीधा याद रहना चाहिए। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा का जो स्थापना किसने किया था? महादेव गोविंद रानडे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी आप लोग सर्च कीजिए, आखिर इस किसने कौन सा सभा, ये बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? कुनिक, कुनिक मतलब हत्या करने, भाइयों का हत्या करने वाला। कुनिक किसको कहा जाता है? याद रखिए, अजात शत्रु, अजात शत्रु को कहा जाता है। ऑप्शन बी। कुनिक शब्द से घबराइएगा नहीं, ये कहा जाता है कि अपनी भाइयों का हत्या करने वाला या अपने पिता का हत्या करने वाला, उसी को कहा जाता है अजात शत्रु। याद रखिए, बी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, क्या निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? नहीं थी पूछा जा रहा है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, मगध की जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? ये दोनों जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे? सबको पता होगा, जो भी पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री सबको पता होगा। जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो और हेक्टर मुनरो आया था। आप लोग को सर्च करना है सर टॉमस रो कब आया था और हॉकिंस कब आया था, ये दोनों कब आया था। आप लोग को ईस्वी बताना है, कितने ईस्वी में ये दोनों आए हुए थे। आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर एक बार आप किसी चीज़ को लिख दीजिए ना, तो आप लोग को क्या होगा, वो चीज़ याद रहेगा, फिर भूलिएगा बिल्कुल नहीं। सर्च कीजिए, थोड़ा सा सर्चर आप लिख लीजिए साइड में, जब अभी आप वीडियो देख रहे हैं साइड में लिख लीजिए सर टॉमस रो। जब आपको याद है तो आप कमेंट जल्दी कीजिए, जब देखें तब तुरंत कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? यही है ना, मांग करने वाला, जो पाकिस्तान की की स्थापना करने वाला कब पारित किया गया था प्रस्ताव? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, 1940 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रस्तावना को पाकिस्तान की स्थापना की मांग की गई थी 1940 में। सीधा ये सब प्रश्न गलती होगा, इसीलिए रट जाइएगा बाबू लोग इस सब प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांड के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो पहली बार जो ये पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, तो ये बताइए कि मतलब ये कब बनाया गया था पृथक निर्वाचन? याद रखिएगा, ये अछूतों के लिए बनाया गया था, ये ना कि मुसलमानों के लिए, ये अछूतों को बनाया गया था, SC ST के लिए। सांप्रदायिक पंचांड याद रखिएगा, पूछा जाएगा सीधा क्वेश्चन। सांप्रदायिक पंचांड कब? याद रखिएगा 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचांड आया था। और उसमें किसको पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया? अछूतों के लिए निर्वाचन समूह बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो सीधा बात है, 4 गो युद्ध हुआ था ना मैसूर में जी। तेसरका युद्ध में टीपू सुल्तान से क्या किया गया था? श्रीरंगपट्टनम का संधि किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 गो, तो पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा में तो टीपू सुल्तान मरे गए थे, तो पहला में ये बताइए, दूसरा में बताइए, तीसरा तो भी आप लोग को पता चलिए गया। तो याद रखिए, पहला में मद्रास और दूसरा में मंगलोर।
मंगलोर की संधि हुई थी, याद, ये तीनों को याद रखिएगा। मद्रास, मंगलोर, श्रीरंगपट्टनम, तीनों को याद रखिएगा। टीपू सुल्तान चौथा में मर गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में? बहुत ही प्यारा प्रश्न, सीधा, जिसको नहीं याद है रट जाओ भाई, अभी भी कह रहे हैं। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना, सीधा याद रखिएगा, ज्योतिबा बाई फुले। और ज्योतिबा बाई फुले की एक पुस्तक था, उसका नाम क्या था? गुलामगिरी। ये भी पुस्तक याद रखिएगा, गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विश्व ग्लोब का निर्माण किसने किया था? तो विश्व ग्लोब का निर्माण जल्दी से बताइए आप लोग। तो विश्व ग्लोब का निर्माण मार्टिन बेहब किया था। विश्व ग्लोब का अनेक्जीमेंडर मानचित्र का निर्माण किया था। किसका किया था? मानचित्र का निर्माण किया था, ये भी याद रखिएगा। सीधा विश्व ग्लोब का पूछ दिया जाएगा, विश्व ग्लोब कंफ्यूज कर जाइएगा। मानचित्र का किसने आविष्कार किया, विश्व ग्लोब का आविष्कार किसने किया? तो इस दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, इसीलिए दोनों लिख दिए, विश्व ग्लोब मार्टिन बेहम और मानचित्र अनेक्जीमेंडर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, तो पृथ्वी सूर्य के नज़दीक कब होती है? ये सब सीधा प्रश्न है फ्रेंड्स, इस सबको याद कर लीजिए। नहीं याद है तो अभी भी दिक्कत है। बताइए पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? जल्दी जल्दी बताइए। तो याद रखिए, जो भी 3 जनवरी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के क्या होते हैं? नज़दीक होते हैं, 3 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है, तो अवसादी चट्टान इसमें बहुत सारा है, लेकिन बताइए कौन सा नहीं है? बलुआ पत्थर तो अवसादी चट्टान है ही है, चूना पत्थर तो अवसादी चट्टान है ही है, लिग्नाइट कोयला भी अवसादी चट्टान है। तो क्वांटजाइट जो है ये अवसादी चट्टान नहीं है, ये रूपांतरित चट्टान है। जो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका, समझ गए फ्रेंड्स, क्वांटजाइट होगा। ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? बताइए, ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, एस तरंग जो है ये सिर्फ ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। सभी के सभी नहीं, ये ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन जल डमरू मध्य अलास्का को रूस से अलग करती है? 21 आंसर इसका बेरन मार दीजिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोग भी कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए, म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंधित राज्य कौन है? इसको तो जो भी भारत के मैप को याद रखे होंगे ये तो फटाक से बना दिए होंगे। जल्दी से बताइए, म्यांमार से लगा सबसे लंबा स्थलबद्ध संबंध जो राज्य है उसका नाम बताइए, कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। तो याद रखिए वो अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन डी जो भी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिए। सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी पूछा जा रहा है किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिए ये ब्रह्मपुत्रा की क्या है? सहायक नदी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन झील केरल में नहीं है? केरल में पूछा जा रहा है नहीं है झील, तो बाकी बहुत 3 गो है कि झील केरल में और एगो नहीं है। जल्दी बताइए कौन है? तो याद रखिए पुलिकट झील जो है ये केरल में नहीं, बाकी सब के सब है। वेम्बनाड भी है, अष्टमुदी भी है, पेरियार भी है। सीधा याद रहे, आप पुलिकट आप लोग को कमेंट करके बताना है। देखिए आप लोग सर्च कीजिएगा पुलिकट तो आप लोग को कहाँ मिलेगा? राज्य मिलेगा, सबसे पहले जगह का नाम मिलेगा, उसके रिलेटेड 4-5 गो और झील मिलेगा। तो आप लोग इसको सर्च कीजिए, अभी जाके सर्च कीजिए। अगर जिसको पता है इसके बारे में डिटेल सारा कुछ लिखिए, यहाँ पे कमेंट कीजिए फटाक से। नहीं पता है तो उस राज्य के बारे में जाके पूछिए, उसमें कितना क्या गो झील है, कौन कौन झील है, ये भी पता करके बताइए। जल्दी कमेंट में लिखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिए सामुदायिक विकास का भी करता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण भी करता है, लोग की हिस्सेदारी भी करता है। मतलब इनमें से सभी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत कम 5 प्रश्न और बचा हुआ है, 6 प्रश्न। भारत संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? याद रखिए अनुच्छेद 344 के जो तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो गठन किया गया था किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो जो भी फ्रेंड्स मारे होंगे ऑप्शन बी, बीजी खेड़े, सीधा इसको रट जाइएगा। आप लोग लिख लीजिए तो कॉपी में या स्क्रीनशॉट लीजिए। बीजी खेड़े की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था, इतना याद रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जो राज्य सरकार में जो मंत्री है उसके वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फटाक फटाक। याद रखिए राज्य विधानसभा के द्वारा इसके वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए क्या लिखा हुआ है। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए? ये पूछा जा रहा है। मतलब किस अनुच्छेद के तहत, सॉरी ये नहीं वाला को काट दीजिए, पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद कितना 170 के द्वारा ये कहा जाता है अनुच्छेद 170 में कि किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक सीट नहीं होना चाहिए और 60 से कम भी सीट सदस्य की सीट नहीं होना चाहिए। चलिए ऑप्शन ए जो भी मारे होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? मतलब कह रहा है राष्ट्रपति को कोई भी मामला जो है मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्ण विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है किस मतलब संविधान संशोधन के द्वारा? तो सीधा इस सबको रट जाइए, पूछा गया है दरोगा में कितना बार तो पूछ दिया है। 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बिहार वाला एग्जाम है ना, ये पूछबे करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह स्थान जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? तो वह स्थान जहां से भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वह स्थान कहलाता है फोकस। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, भूकंप को मापने के लिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह वक्र जो कर की दर एवं कुल की आय के संबंध को दर्शाता है, क्या कह रहा है? कर की दर एवं कुल कर आय के संबंध को दर्शाता है। जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करके। तो याद रखिएगा लॉफर वक्र, सीधा रट जाइएगा। इस सब इकोनॉमिक्स सबका प्रश्न को रटना ही पड़ेगा। समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है, इसको कुछ कुछ वर्ड जो है इसको रटना ही पड़ेगा। ऑप्शन डी लॉफर वक्र को ही क्या कहा जाता है? कर की दर एवं कुल कर का आय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आज के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस कथन की पुष्टि होती है। बताइए इस कथन की पुष्टि क्या होता है? ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे, बिल्कुल सही बात है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़ा, बिल्कुल ऋग्वेद में गायों के लिए लड़ा ही जाता था। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन, बिल्कुल सही बात है, गाय उपहार में दिया जाता था। जो भी फ्रेंड्स मारे होंगे ऑप्शन डी उपयुक्त डी सभी, उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए आज का सेशन सेट नंबर 3 हम लोग ने ख़त्म कर चुका। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम में सेट नंबर 4 लेके। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। और एक चीज़ और आप लोग से शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को पूरा का पूरा आधुनिक भारत से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिएवल हिस्ट्री, ये तीनों का आप लोग को वीडियो एक जगह बहुत सारे प्रश्नों के साथ आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड सारा का सारा सीरीज करवा दिया गया है। प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। जो प्लेलिस्ट में नहीं जाइएगा वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा हर एक चीज़। और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप उस लिंक पर जाके टच कीजिए और वहाँ पर जाके इसका पीडीएफ पूरा का पूरा ले लीजिए। ये पीडीएफ आपको ऑप्शन वाला ने बिल्कुल आंसर वाला बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। वहाँ पे फिर से एक बार मारिए और फिर से आप लोग अपना राय जानिए। और जिसको भी जानना है इसका आंसर वो आके आइए यूट्यूब चैनल पे और यहाँ पे आपको सेट 1 सेट 2 सेट 3 करके आपको दे दिया जाएगा। आप लोग पीडीएफ अभी जाके आप लोग क्या कीजिए टेलीग्राम से अपलोड कर लीजिए। चलिए धन्यवाद फ्रेंड्स, जो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।